तो फिर आज आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे थे द सॉलिड स्टेट्स ऑफ आर केमिस्ट्री क्लास 12th का, जिसमें से हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। जैसा कि देख लेते हैं एक बार, हमने उसमें मेनली पढ़ा था क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। इनकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होती हैं, एमोर्फस आइसोट्रोपिक होती हैं। और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे प्रीवियस ईयर के आईआईटी के। और आज हम क्लासिफाई करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये भी बढ़िया टॉपिक है, आप जानते हो आधे से ज़्यादा इसके बारे में। जो 11th में जिसने पढ़ा वो सब जानते हैं। आइए देखते हैं। सिंपल सा है, समझने की कोशिश करना, आपको भी समझ में आएगा और ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, सिंपल है। देखिए, क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके पढ़ेंगे हम इसके बारे में आज। देखिए, ये हम क्यों पढ़ते हैं कि देखिए, जैसा कि हमने देखा एमोर्फस सब्सटेंसेस जो होती हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती हैं और क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती हैं। कुछ मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। कुछ नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। और ये कंपाउंड जैसे कि NaCl कोई कंपाउंड है, जिंक सल्फाइड है, नेप्थलीन है। ये सारे कैसे होती हैं, ये बनाती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्यों डिवाइड किया गया फर्दर, इसके भी कुछ रीजंस हैं। क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स लगती हैं। जैसा कि हम जानते हैं 11th में भी आपने पढ़ा होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेटलिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और बिग वैन डर वाल फोर्स। बहुत टाइप्स के फोर्स होती हैं। उन्हीं की बेसिस पर, उन्हीं की वजह से इसके और सारे पार्ट्स हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। जैसा कि फर्स्ट पार्ट्स मैं लिखवा देता हूँ पहले आपको, ऐसे ही समझने की कोशिश करना। इसके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ये कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जैसा कि एक होते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स होती हैं, ये मेनली आयनिक सॉलिड्स हैं तो आयंस पर डिपेंड करेंगे। और एक होते हैं मेटलिक सॉलिड्स, मेटलिक सॉलिड्स। एक होते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क लाइक सॉलिड्स, ये होते। और एक होते हैं जैसा कि आप जानते होंगे, ये 4 ही प्रकार की होती हैं बस। फर्दर इन्हें और भी डिवाइड किया जाता है। एक और होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। 4 टाइप्स को हुए ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ एप्लीकेबल बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। ये फर्दर डिवाइड होती हैं अपने अपने टाइप्स में ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, अभी पूरी थ्योरी में लेके चलेंगे। अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको मेन टाइप्स क्या होती हैं। अब ये देखिए एक बार, समझिए, पढ़िए। आइए अब हम बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पर कि इनका और थ्योरी में जाते हैं कि क्यों क्यों किस किस फोर्स के कारण ये डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स बने। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं हम आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स, ओके, ये पढ़ेंगे हम। तो फिर आयनिक सॉलिड्स यानी कि आयन। आयन के बारे में सभी जानते हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। कैटाइन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनाइन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसकी डिफाइन हमारे इसी वर्ड से बन जाएगी, आयनिक सॉलिड्स। देखिए कि these are the solids which are made up of किससे बने हुए होते हैं, एनाइंस एंड कैटाइंस, एनाइंस एंड कैटाइंस। और कह सकते हैं आयन से बने हुए होती हैं, जो कि विच आर हेल्ड टुगेदर, किस फोर्स के कारण आती हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये एनाइन और कैटाइन जो हैं एक पास आती हैं और इन्हें कहा जाता है, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक बार पढ़िए, देखिए, समझने की कोशिश करिए।
कि आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच आर मेड अप ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस एंड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो सॉलिड्स होती हैं जो कि बनते हैं एनाइंस एंड कैटाइंस से, और इनके एनाइन और कैटाइन को पास लाने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो उन दोनों में बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, बिकॉज आइंस आर टेकिंग प्लेस बिटवीन द सॉलिड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो गया एनाइन और कैटाइन, यानी कि एक Na हो गया पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, ये हो गया एक एनाइन एक कैटाइन, जो इनके बीच में बॉन्ड होगा यही क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। ये एग्जांपल हो गया आयनिक बॉन्ड। ओके, देखिए कहीं पे नहीं समझ में आ रही हो बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक सॉलिड्स की, वो लिखवा देते हैं आपको हम। हार्ड होते हैं ये, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। और ये फिज़िकली एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं ये, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और देखिए ये कैसे होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इसका भी रीज़न देंगे क्यों क्यों बैड कंडक्टर होती हैं। जैसे कि आयनिक सॉलिड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन सॉलिड, व्हेन दे आर इन सॉलिड फॉर्म, जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन, दे आर इन, किस में होने चाहिए ये, व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट। एक होती है मोल्टन, मोल्टन स्टेट, सेमी सॉलिड कह सकती हैं वैसी स्टेट होती है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो और लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा कि कैसे क्या होता है, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल रीज़न है। और देखिए आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स कन्वर्टेड इनटू एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म, एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आयनिक सॉलिड्स को किसी भी, जैसे कि एक तो कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्यू टू द, उसकी वजह से प्रेशर अगर हम अप्लाई करें या फिर टेम्परेचर में चेंजिंग करें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स, इसलिए गुड कंडक्टर कहलाते हैं अगर ये मोल्टन फॉर्म में हो, और वैसे बैड कंडक्टर हैं। दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। देखिए अब ये मेनली जो है हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ये सिंपल है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी समझ रहे होंगे। अब बात आती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, कि ये कंडक्टिविटी क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जब भी होती है जब फ्री आइंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर कंडक्ट होती है। तो फिर इसमें देखिए ये आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स पर कि सॉलिड्स में कोई भी आयन नहीं होती हैं, आयन होती हैं बिल्कुल, समझ लीजिए वो तो फिक्स्ड होती हैं। जैसा कि हमने लैटाइस पॉइंट बनाया था कि जैसे कि ये सॉलिड है हमारा, देखिए तो ये इनकी पोजीशन जो है ना फिक्स है, ये लैटाइस पॉइंट, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये इनकी फिक्स पोजीशन है। अगर हम ये आयन भी लें तो फिर ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्री आयन नहीं है, ये मूव नहीं करेंगे। सही है, तो रीज़न लिखवा देता हूँ। कंडक्टिविटी विल डिपेंड ऑन फ्री आइंस पर डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी। सॉलिड्स में ये सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल लेटाइस सॉलिड होता है, इसलिए उसमें आइंस जो हैं मूव नहीं कर सकते, तो फिर कोई भी फ्री आयन नहीं होगा जो कि मूव कर सकता है। देयरफॉर बैड कंडक्टर कहलाएंगे ये। ओके, व्हेन सॉलिड फॉर्म में होंगे, जब सॉलिड फॉर्म, ये है रीज़न इसका। और एक चीज़ और होती है, जैसा कि देखिए ये
कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट होंगे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव भी हो जाएंगे अगर हम किसी आयनिक सॉलिड को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसका रीज़न एक और लिखवा देता हूँ, बट दे कैन conduct electricity when they are in molten form या फिर aqueous form। तो फिर क्योंकि ये इसलिए कर देंगे, इनकी मूविंग की जो फ्री आइंस हैं वो मूव कर सकती हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी, आइंस मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रोड्यूस होती है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं या फिर आइंस। एक इसमें एक पॉइंट और है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं वो देखिए। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये इसी पॉइंट से आया जो मैंने अभी बताया था, मोल्टन फॉर्म। देखिए एक सॉलिड लिया मैंने कोई सा भी, अगर उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में जाएगा, मोल्टन फॉर्म, वो पिघलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मोल्टन फॉर्म आएगी या फिर लिक्विड फॉर्म आ सकती है। तो फिर जब लिक्विड फॉर्म आएगी तो फिर आइंस जो है मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये है। और ड्यू टू दिस इट हैज़ टू ऑब्टेन मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसलिए हेल्प करेगा कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकें, जिसकी वजह से हम कंडक्टिविटी कर सकें। ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे आयनिक सॉलिड्स के, एक बार देख सकते हो, बहुत इजी है, रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके न्यू पार्ट पर। जैसा कि फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट आ गया, अब ये आ गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स और या फिर कह सकते हैं नेटवर्क सॉलिड्स, एक ही होते हैं ये, नेटवर्क सॉलिड्स एक ही बात है, इन दोनों की डिफरेंट नेम्स हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड द नेटवर्क सॉलिड्स। अब इसके आप पढ़ के समझिए, देखिए किस वर्ड के बारे में आपको पता है, ये पहले फर्स्ट थिंकिंग रखिए अपने मन में कि किसी भी चीज़ को पढ़ के हम चाहे एक वर्ड का सब्स्टिट्यूट करके उसका मीनिंग निकाल पाएँ, बस वही बहुत है। तो यहाँ पर देखिए कोवैलेंट सॉलिड्स एंड द नेटवर्क सॉलिड्स, आप कोवैलेंट के बारे में जान रहे होंगे, कोवैलेंट जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होती हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे होती हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड होती हैं, और ये डायरेक्शनल इन नेचर होती हैं। इसी के बेसिस पर हम इसकी डिफाइन लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, देखिए समझने की कोशिश करना। नॉन मेटलिक टाइप सॉलिड्स constitutes covalent bonds। जो नॉन मेटलिक टाइप सॉलिड जो होती हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उन पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं एक बार लिखवाते हैं, वैसे तो सबको पता ही है, जिसे नहीं पता उसके समझ में आएगा। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जब कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ये है मेन रीज़न इसका। और भी एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल होते हैं, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो, बहुत इजी था। ओके, ये तो हमने डिफाइन पढ़ ली, जैसे हमने आयनिक सॉलिड्स की पढ़ी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे, इसका क्या क्या नेचर है, हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कंडक्टिविटी करती हैं, और क्या इनका प्रॉपर नेम होता है, या फिर कोई एक्सेप्शंस हो सकती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत होती हैं, पूरी केमिस्ट्री ही एक्सेप्शन है। देखिए हार्डेस्ट सॉलिड होता है कोवैलेंट सॉलिड, एंड ब्रिटल होता है, बहुत इजी है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है
जैसा कि देखिए इवन दे डिकम्पोज बे before reaching the boiling point before reaching boiling point the boiling point यहाँ पर समझिए ये क्या लिखा है। हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इवन ये जो है ना डिकम्पोज हो जाती हैं बिफोर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है उन तक पहुँचते पहुँचते इतना सारा हीट मिल जाती है जिसकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। और इनका एक प्रॉपर नेम भी है कोवेलेंट सॉलिड्स का, जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं ये, जाइंट मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन आ सकता है इस पर बेस्ड, याद रखिए, तभी रेड पेन से लिखा हमने। जाइंट मॉलिक्यूल्स की व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स वर नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। और जैसा कि अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स क्या हुए, क्योंकि एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होता है। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट, डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ पर, एक्सेट्रा, ये होगा। अब ये चीज़ है कोवेलेंट और द नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में डिफाइन देखी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका एक एक्सेप्शन है जो कि देखेंगे कि कोवेलेंट सॉलिड्स हैं हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है मैं पहले से बता देता हूँ आपको। डायमंड तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ये कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि सॉफ्ट होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। पहले मैं आपको डायमंड के बारे में कुछ चीज़ बता देता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसे क्या होता है, तो आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। देखिए, समझने की कोशिश करना। यूजुअली these solids आर बैड कंडक्टर ऑफ, एक इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसा कि आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग हो जाती है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बचता ही नहीं है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसका रीज़न आ गया क्यों कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए मैं आपको बता रहा था डायमंड के बारे में, डायमंड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे समझने की कोशिश करना। डायमंड अच्छा लगेगा, इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे हम कैसे कैसे होता है इसकी। देखिए समझने की कोशिश करना। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इससे ज़्यादा हार्ड कोई सा भी सब्सटेंस नहीं है अपनी अर्थ पर, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये क्या है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि ये कोवेलेंट सॉलिड है इसलिए बैड कंडक्टर है। और इसका शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल ये होती है, ये आप पढ़ चुके हो। अब अगर हम इसके डायग्रामेटिकली देखें कि डायग्राम क्या हो सकता है, कैसे बन सकता है इसका, देखिए इसका डायग्राम बनवाते हैं हम आपको। ये एक देखिए, ये है सिंगल बॉन्ड से एक O इधर कनेक्ट, एक शेयर O, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा, ये O C कार्बन, ये यहाँ पर जो देख रहे हो आप पेंसिल, यहाँ पर आप देख रहे होगे, इसमें जो है नहीं, ये क्या करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो आपको दिख रही है, जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। ये इसने 4 तो बॉन्ड कर ली, क्योंकि 4 ही इसकी बैलेंस ही होती है, इसलिए 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, इसने बनाए। ऐसे ही लॉन्ग चेन कंपाउंड होता है, ये मैंने कुछ ही 2 को शो करते हुए बनाया है, ये बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर इन्होंने शेयरिंग भी कर ली है,
इसलिए देखिए बैड कंडक्टर है, क्योंकि इन पर पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसका डायग्राम है। और ज़्यादा अच्छा डायग्राम है, देखना है आपको तो आप बुक्स में देख सकती हैं, बुक्स में मिल जाएगा, अच्छा भी है। और इसका एक एक्सेप्शन है जो कि मैं लिखवा देता हूँ, अक्सर पेपर्स में आ जाता है, क्योंकि एक्सेप्शंस ही मेन है केमिस्ट्री के। एक्सेप्शन है इसका ग्रेफाइट का। एक तो हमने डायमंड देखा जो एग्जाम्पल लिया, एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या एक्सेप्शन है समझने की कोशिश करना। ये जो है गुड कंडक्टर है, देखिए पहला एक्सेप्शन आ गया, गुड कंडक्टर है, जबकि कैसा है कोवलेंट सॉलिड, गुड कंडक्टर। और कैसा है सॉफ्ट है, जबकि कोवलेंट सॉलिड्स हार्ड होती हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है एवरी कार्बन इन ग्रेफाइट में हर एक कार्बन हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के पास ग्रेफाइट में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा वैसे। और इसका एक और देख लीजिए, ये भी पेपर में आ सकता है। ग्रेफाइट को और कैसे जानते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुड लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि विच सॉलिड इज नोन एज अ गुड लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट एज अ कोवलेंट सॉलिड। ये आंसर हो गया इसका। एक्सेप्शन हो गया, गुड कंडक्टर है, सॉफ्ट है, गुड लुब्रिकेंट कहलाता है। अब ये एवरी कार्बन इन ग्रेफाइट हैव वन इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मैं आपको डायग्राम बनवाता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। और ध्यान देना थोड़ा सा, देखिए ये यहाँ पर देखिए हम ग्रेफाइट देख रहे थे। ग्रेफाइट कैसा होता है, गुड कंडक्टर, सॉफ्ट एंड इट इज़ ए गुड लुब्रिकेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने बताई थी कि ईच कार्बन हैविंग द वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर ये ओनली डिपेंड करता है कि ग्रेफाइट स्ट्रक्चर पर, कि ग्रेफाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। उसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि आपको भी पता लग जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें आया कैसे। जैसा कि देखिए ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पर, टाइम कंज्यूम करने के लिए मैंने बना दिया अभी से पहले से। ये है ग्रेफाइट। इसमें ये कार्बन की चेन होती है, 6 कार्बन की चेन, जो कि सिंगल बॉन्डेड है। ऐसी बहुत सारी चेन होती हैं और एक नीचे होती है। और इन दोनों के बीच में, जैसे कि इनके कार्बन के बीच में दोनों में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, जो भी फोर्स है इन दोनों के बीच में लगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है ऐसी इनमें। जैसे ये कार्बन की ये इसकी इससे हो रही है, ये ऐसे बॉन्डिंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। और इसमें देखिए जो भी बाहर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटसाइड जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन है, कार्बन 6 कार्बन। इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमने केवल एक ही स्ट्रक्चर बनाया है ग्रेफाइट का। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी करना शुरू कर देती हैं। यही रीज़न होता है इसका और यही एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कोवैलेंट सॉलिड्स में आते हैं, जबकि वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा सब्सटेंस है, मटेरियल है, जो कि गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू इट्स एक्सेप्शन। और इसके आगे एक इसका लास्ट थर्ड पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही मेटलिक सॉलिड्स, कि मेटलिक सॉलिड्स क्या होती हैं। मेटलिक सॉलिड्स आप मेटल के बारे में जानते होंगे, जैसे कि बर्ड से देखिए मेटल जो होती हैं, जो गेन इलेक्ट्रॉन करती हैं, वो मेटलिक सॉलिड्स होती हैं। तो फिर मेटलिक सॉलिड्स में मेटलिक बॉन्डिंग आएगी, बॉन्डिंग का मेन रोल है इसमें। जैसा कि आपने कोई एक वो लिया, आयरन का ले लीजिए, आयरन का कोई आपने एटम लिया, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। तो आपने कोई भी एक आप लोगे, जैसा कि मैंने एक देखिए यहाँ पर देख लीजिए Fe, यह है, इसके और पास इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने।
और तो फिर हम कोई भी जैसे हम लेंगे तो हम उसका एक एटम तो लेंगे नहीं, तो जितना भी लेंगे उसके बहुत सारे एटम्स आएंगे, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर मैंने ये एटम लिए हैं, 4 5 लिए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर इनकी मेटलिक बॉन्डिंग होती है। जैसे कि एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये इसके ये इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ये जो है ये एक तरीके से ये एक चीज़ और कहलाती है कि ये आयरन है, ये कहलाएगा कर्नल। एक नया वर्ड है, आपने 11th में पढ़ा होगा ये। कर्नल में क्या क्या इंक्लूड होता है? न्यूक्लियस इंक्लूड, न्यूक्लियस फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस या फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। और यही जो बॉन्डिंग है ये कहलाती है मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, यही मेटेलिक बॉन्डिंग है। इसी प्रकार से मेटेलिक सॉलिड्स बनती हैं। और इसमें ये चीज़ जो दिख रही है आपको, पूरा चीज़ देखिए, ये फ्लो है, ये एक तरीके से फ्लो दिख रहा है आपको, कैसे कैसे बह रहे हैं एक तरीके से, ये कह सकते हो आप। तो इन्हें क्या कह सकते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाम से भी जाना जाता है इन्हें। बहुत सारे आयरन के होती हैं, जिसकी वजह से उनके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो वो सारे कंबाइन करके एक एज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देती हैं, एक तरीके समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन का दिखता है। अभी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मेटलिक सॉलिड्स की, वो और बता देता हूँ मैं आपको। दे आर हार्ड बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट। ये हार्ड भी होती हैं और कुछ मेटल्स हैं एक्सेप्शन जिनके वो सॉफ्ट होती हैं। और मेटल के बारे में बात हो रही है, मेलिबल एंड डक्टाइल होती हैं, और लस्ट्रस होती हैं, यानी कि शाइनिंग करती हैं, लस्ट्रस। और एक होती है सोनोरस, ये आवाज़ भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी इन्हें बीट इन करा जाएगा। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इनके पास तो देखिए आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ी होगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन इन सॉलिड। अगर ये सॉलिड में भी होता है ना मेटल, तो उसमें भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये मेटलिक बॉन्डिंग आ गई, मेटलिक सॉलिड्स के बारे में आ गया। अब अगर देखिए इस पर भी टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि हम कुछ भी चेंजिंग करते हैं, एक तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, और भी या फिर क्वांटिटी में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर टेम्परेचर में ऐसा प्रोवाइड करूँगी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बढ़ेगी, घटेगी, या कुछ और कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उस पर देखेंगे हम। जैसे देखिए, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा दूँ इसका, जैसे मैं यहाँ पे एक बोल रख दूँ स्टोव, देखिए ये बॉयल ऐसे गर्म हो रहा है, सही है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? जैसे कि अगर हम इसे, मैं स्टोव लगा दूँ, कोई बर्नर लगा दूँ जिसकी वजह से ये हीट हो जाए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, देख समझने की कोशिश करना। इनिशियली शुरुआत में जैसे ही हम इसे हीट देंगे, तब तो ये कंडक्टिविटी इसकी जो है बढ़ेगी, इंक्रीजेस। बट लेकिन जो है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, लेकिन ये घटनी भी चालू है, डिक्रीजिंग अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी घटती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, बिकॉज क्यों होता है? कर्नल गेट्स ऑसिलेटिंग, यानी कि स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग एट देयर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट करने लगेगा कर्नल, जो हमने बताया था आपको। देखिए आप समझने की कोशिश करना, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, रिवाइज करा रहा हूँ। एक ही कर्नल है पूरा कहलाएगा। इसमें इफेक्ट बताना है टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, या और अदर फैक्टर हो सकती हैं। जैसे हमने शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाया, तो फिर जो भी देखते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, सॉलिड में भी चेंजिंग आती है। अगर मेटलिक सॉलिड है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे इधर उधर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी इनिशियली, ये लिख दिया। लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर
टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड जो है अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर जाते हैं या फिर वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं अपनी ही पोजीशन पर। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटती है और विच लीड्स टू, जो कि ऑसिलेटिंग क्या ले जाता है, विच लीड्स टू डेटोरिएशन यानी कि एक तरीके से शेप साइज बिगड़ जाना ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल। जो भी अरेंजमेंट था मेटल का उसका साइज बिगड़ जाता है इसकी वजह से, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ये इसका फैक्टर है। वाइब्रेट होंगे जिसकी वजह से हम हीट देंगे, सॉलिड में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगे। आप कोई सा भी सॉलिड लेके देखना जो भी आपके पास हो और उसे हीट करके देखना, तब उसका शेप जो है चेंज जरूर होगा। ये चीज़ है। बस ये इतना ही था केवल। अब नए टॉपिक के पास बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट पॉइंट देखिए, डी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है एज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट हम इसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। हम जो नोट्स बनवा रहे हैं ये बनवा रहे हैं सब बहुत यूज़फुल है आपके लिए, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और हम लेक्चर्स भी ला रहे हैं, नए नए वीडियो अपनी पूरी बेस्ट दे रहे हैं आपको। बस आप पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कुछ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं या फिर कुछ कुछ इंटरेक्शन या फिर कुछ फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टलाइन भी उसी पर डिपेंड करती हैं, ये भी उसी का पार्ट है, इसलिए ये भी फोर्स पर डिपेंड करती हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नॉन 3 पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर इन्हें कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तो हम सभी को कहेंगे क्योंकि ये इसी के टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स हैं इसके, पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसी के साथ हम इसे एंड करेंगे। इसके उससे पहले ये देख लेते हैं ये क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी के बारे में आप जानते हो, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होती हैं, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल HCl, SO2 और NH3, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। पहले नॉन पोलर का देखते हैं। इन दी सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन दीज सॉलिड्स एटम्स और molecules which are held together by the weakest dispersion force और लंदन फोर्सेस। ये बहुत वीकेस्ट फोर्स होती हैं, बिल्कुल एक तरीके नेग्लिजिबल। इन दी सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट डिस्पर्जन और द लंदन फोर्सेस वर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, इसी से ही ज़्यादा क्लियरिटी आती है, समझने की कोशिश होती है। H2N2 नियॉन, जैसे कि नोबल गैसेस ले लीजिए आप, वो सारे जो हैं किससे हेल्ड होते हैं, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस। इसकी कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं लिखवाता हूँ आपको। जैसा कि देखिए ये जो होती हैं रूम टेम्परेचर पर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होती हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसियस नेचर होता है इनका रूम टेम्परेचर पर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और ये सॉफ्ट होती हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स। क्योंकि देखिए कंडक्टर बैड कंडक्टर क्यों होंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया नियॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की फील्ड होती है, ये इसलिए इसका एग्जांपल है और इसलिए ये बैड कंडक्टर हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट पढ़ा हमने नॉन पोलर, आप पढ़ेंगे पोलर के बारे में कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होती हैं।
ये भी ज़्यादा ऐसे ही है, ये बस फोर्स के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर गया है कि अलग अलग टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने इसे अलग अलग कर दिया। इन दी सॉलिड्स, इस प्रकार के सॉलिड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर, एक पास आते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द, किसके फोर्स के कारण आते हैं, बाय द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये एक फोर्स लगने वाला है इनके बीच में, जिसकी वजह से ये पास में आते हैं और क्या बनाते हैं, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी में शेप ऑफ द एटम थोड़ा सा डेटोरिएट हो जाता है, बस, जो कि आप पढ़ चुके हो 11th में। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ के देखना, या फिर 11th का भी अगर कुछ समझना हो आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जैसा कि आप पॉइंट देखिए, दीज आर दो सॉलिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, ये इसकी डिफाइन हो गई। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रॉन्गर होते हैं ये, स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं ये। और कैसे होते हैं, सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट, बैड कंडक्टर्स होती हैं, बैड कंडक्टर्स होती हैं। और कैसे होते हैं, एट रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कैसे होते हैं, गैसियस, गैसियस इन नेचर। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि स्ट्रॉन्गर क्यों होती हैं। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण एटम्स आर हेल्ड टुगेदर हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, उसके कारण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है विद कंपैरिजन टू द डिस्पर्जन फोर्स और द लंदन फोर्स, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर कहलाती हैं। अब इसका लास्ट और पॉइंट बचा है, जो कि है लास्ट पार्ट ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स और द लास्ट टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी अपने आप में बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग पेयर करता है, इसलिए ये खास है, डिफरेंट है सबसे। इसमें कह सकते हैं इन दीज सॉलिड्स, इस सॉलिड्स में एटम्स जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन के बारे में बात है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर इन्वॉल्व होगी, बॉन्डिंग। जैसा कि हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, देखिए FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है, ये FON, फोन एक तरीके से आप याद रख सकते हो। आप समझिए, हर जो भी डिफाइन लिखी है सब उसके, अगर आप वर्ड को भी जानते हो ना, उसे पढ़कर कुछ समझ रहे हो तो आप लिख सकते हो। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हर चीज़ की पढ़ी है तो इसकी भी क्यों नहीं पढ़ें। सॉफ्ट होते हैं ये, और बैड कंडक्टर होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं इनके पास, इसलिए बैड कंडक्टर है। और कैसे होते हैं, एट रूम टेम्परेचर एंड ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड और सॉलिड, वॉलेटाइल लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड। और वॉलेटाइल क्या होता है, जैसे कि आइस, लिक्विड सॉलिड होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिससे आप समझ रहे होंगे, ये बेसिक है, बस इसे आप बार बार रिवाइज करिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल टास्क है नहीं, जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो, किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी चीज़ के बारे में समझना चाहते हो तो उसे कमेंट में लिखिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। हम उसे अपकमिंग अपने लेक्चर्स में जो भी हम बना रहे हैं अभी उसमें हम कराएंगे। और हमारे इस चैनल पर PCMB विद इंग्लिश का हमारा टारगेट है, सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे विद द टारगेट ऑफ फॉर द बोर्ड्स के लिए क्या है 95% प्लस इन बोर्ड्स दिलवाएंगे। एक तरीके से हम DPP प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस शीट्स भी दे रहे हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों में कहिए और बताइए सभी को। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए,
कमेंट करिए और चैनल को प्रेस द बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप ट्राइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग because failures are the only one which makes you perfect. Thank you.